हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज फिर से हम अपने टेंस की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा डिले होने की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए। हमने इसका एक और वीडियो बनाया था, वो दरअसल वो क्रैश हो गया था, तो जिसके लिए मुझे फिर से वही वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो आप लोगों के लिए इतना तो बनता है। खैर चलिए, कोई बात नहीं, हम आपके लिए एक बार और शूट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो रेडी हैं आप लोग? तो आइए आज हम लोग फ्यूचर टेंस से शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड पढ़ लिया था: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। और पास्ट टेंस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, और उसकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आप लोग चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें कि आप सभी वीडियो देख पाएंगे, जिसमें हमने टेंस के बारे में बेसिक भी बताया है आपको, और सभी टेंस के वीडियो भी पड़े हुए हैं। तो आप उसको जाके एक बार गो थ्रू हो जाइए। तो चलें फिर समय ना ख़राब करते हुए शुरू किया जाए। तो देखिए, फ्यूचर टेंस मीन्स क्या होता है? जो भविष्य काल, जो बातें भविष्य में घटित होंगी, जो हुआ नहीं है और जो हुआ नहीं था, ठीक है, जो होने वाला है, जो आने वाले समय में होगा, हम लोग फ्यूचर टेंस में उसी की बात करेंगे। तो अभी आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, मीन्स जिसको आप लोग सिंपल फ्यूचर भी बोलते हो, ठीक है, इसको सिंपल फ्यूचर भी बोला जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट, या पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट, सिंपल पास्ट भी बोल देते हैं। तो इसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट को भी हम सिंपल फ्यूचर बोल सकते हैं। तो चलिए पहचान देखा जाए। जैसा कि आप सभी वीडियो में देखे होंगे, सबसे पहले हमने आपको पहचान बताया है कि अगर मान लो वो हिंदी से अगर वाक्य आ जाएगा आपको ट्रांसलेशन करने के लिए, तो आप लोग उसको कैसे पहचानेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है? तो उसके लिए आपको सिंपल सी बात है, आपको सभी टेंस का पहचान मालूम होना चाहिए, और वो आपको मालूम तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। और आप पढ़ेंगे कहाँ से? तो उसके लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप लोग उससे गो थ्रू हो जाइए। और आप लोग कमेंट वगैरह भी नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख के चले जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो चलें शुरू किया जाए। तो दिया है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, जो इसका हिंदी वाक्य होगा उसके अंत में गा, गी, गे इत्यादि आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, उसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लें। तो सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है, उसके बाद वर्ब है, ठीक है, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, अब आपको बता दें दो तरह की हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो आप सोचे होंगे कि विल किसके साथ लगेगा, शैल किसके साथ लगेगा। तो उसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि विल जो है वो आई और वी के अलावा मीन्स थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के नाउन या प्रोनाउन के साथ लगेगा। और जो शैल है वो आई और वी के साथ मीन्स ओनली फर्स्ट पर्सन, ओनली फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ लगेगा शैल। और जो विल होगा वह फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके, वह फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके बाकी
सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो भी आएंगे आपके नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, तो उनके साथ शैल का प्रयोग होगा। आई और वी के अलावा मीन्स सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। तो चलें उदाहरण से समझते हैं नियम को। तो जैसे उदाहरण नंबर 1 है, राम घर जाएगा। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। तो आपको सब्जेक्ट पता है क्या है, राम है, राम। अब उसके बाद वर्ब है, जाना। तो वर्ब के पहले क्या है हमारा, विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब। जैसे आप सभी टेंस में देखोगे तो राम क्या है, थर्ड पर्सन है, किसी का नाम है। आई और वी नहीं, आई और वी आएगा तो शैल लगेगा, बाकी सबके साथ आपको विल लगाना है। तो राम विल। और उसके बाद वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में। तो जाना गो, तो गो फर्स्ट फॉर्म में है, गो होम, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, वे सब अपनी किताब फाड़ देंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे मीन्स वे सब। अब दे के लिए विल, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब आएगी, फाड़ देना। फाड़ देना क्या होता है, टीआर, TEAR, क्योंकि वर्ब जो है हमारा वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है ना, तो टीयर। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, अपनी किताब, तो देयर बुक्स, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हैं। आगे बढ़ा जाए तो अगला एग्जाम्पल क्या है, तुम अपनी कलम मुझे दोगे। तो दिया है, पहले सब्जेक्ट क्या है उसका, यू है, और यू के लिए विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, देना। तो गिवन होता है, तो हमें वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म में ही रखनी है, ठीक है। तो गिव। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, मी, योर पेन। इसको एक तरह से और बना सकते हैं, ये हमने पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उसके बाद टू लगेगा। कैसे देखें, सबसे पहले यू सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गिव। अब उसके बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे तो टू आएगा, गिव यू ओपन। और उसके बाद टू में अगर दो ऑब्जेक्ट आए, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है, ठीक है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई ना कोई फर्स्ट पर्सन का व्यक्ति होगा, सेकंड पर्सन का होगा, या फिर थर्ड पर्सन का होगा, ठीक है। जैसे मैं, तुम, वह, उसे। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो ज़्यादातर न्यूटर जेंडर होता है, ठीक है, ज़्यादातर न्यूटर जेंडर होता है। कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फेमिनिन हो सकता है, मैस्कुलिन हो सकता है, कॉमन जेंडर हो सकता है, मीन्स कोई व्यक्ति होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, मतलब मुझे, मतलब मेरे लिए बात कर रहा है, किसी पर्सन के लिए, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे पेन, पेन क्या है, न्यूटर जेंडर है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे तो उसमें टू लगा करके उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ठीक है। तो चलें अगले एग्जाम्पल में, हम सब कल स्कूल जाएंगे। तो सबसे पहले हम सब की अंग्रेजी वी के लिए शैल का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब, जाना, तो गो। और उसके बाद टू स्कूल, स्कूल जाएंगे। और फिर कल की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, टुमारो, ठीक है। जैसे पास्ट टेंस में हम लोग कल की अंग्रेजी यस्टरडे लिख रहे थे, वैसे ही फ्यूचर टेंस में कल की अंग्रेजी हम लोग टुमारो लिखते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर है। अब देखो, राम मेरे साथ गंगा जी जाएगा। अगला एग्जाम्पल, तो सब्जेक्ट क्या है, राम है, ठीक है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है,
तो विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब गो, उसके बाद गो के बाद टू का प्रयोग करेंगे जाने के अर्थ में। कहाँ जाएगा? गंगा जी, तो गंगा जी अब किसके साथ जाएगा? मेरे साथ, तो विद मी, अदर वर्ड में। ठीक है। अब दिया है कि हम और तुम कल बाज़ार से खिलौना लाएंगे। तो अब देखो, हमने आपको कई बार चर्चा किया है कि जब वाक्य में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाएं तब क्या करें। तब कौन सा सब्जेक्ट हम पहले लिखेंगे और कौन सा सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। तो उसके लिए एक नियम बनाया गया है, रूल 231। इसका क्या मतलब है रूल 231 का? तो 231 बोलता है कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद थर्ड पर्सन का लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई एंड वी। सेकेंड में क्या आता है? सेकेंड में ओनली यू। और थर्ड पर्सन में क्या आएगा? इसके अलावा आई वी यू को छोड़ करके, मीन्स ही सी इट, किसी का नेम या अदर कोई नाउन या प्रोनाउन। ठीक है। तो जब वाक्य में दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट आएंगे तो हम 231 रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। तो हम और तुम, ठीक है, तो हम वी हो गया, तुम की स्पेलिंग यू हो गई। तो अब रूल लगाते हैं। सबसे पहले है सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा? यू आएगा, तब वी आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन का तो सब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे। तो अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो हम फर्स्ट पर्सन लिखेंगे। तो सबसे पहले यू, उसके बाद एन वी, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब विल। अब उसके बाद वर्ब आएगी तो लाना, लाना की अंग्रेजी क्या होगी? ब्रिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? खिलौना, तो टॉयस। अब अदर वर्ड में क्या आ गया? बाज़ार से, तो फ्रॉम दी मार्केट। अब कल, कल की अंग्रेजी टुमारो। ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर है। तो एक बार फिर से आप स्ट्रक्चर देख लो कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल होगी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। और विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई और वी के अलावा। मीन्स आई वी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को छोड़ के, मीन्स सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ। और शैल किसके साथ प्रयोग करेंगे? केवल आई और वी के साथ, मीन्स फर्स्ट पर्सन के साथ। तो चलें निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ा जाए। तो आपको अफर्मेटिव क्लियर हो गया। तो निगेटिव सेंटेंस क्या है? हमने आपको पहले भी जैसा बताया है कि किसी भी टेंस के अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट जोड़ दिया जाए तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और इंट्रोगेटिव किस प्रकार से बनता है? वही हेल्पिंग वर्ब को अगर हम वाक्य के पहले रख दें तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो चलें निगेटिव सेंटेंस का एक बार स्ट्रक्चर देख लें। तो पहले क्या है? सब्जेक्ट है सभी की तरह, हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल। विल आई और वी के अलावा, मीन्स सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ। शैल केवल फर्स्ट पर्सन के साथ। उसके बाद नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट। तो चलें अब एग्जाम्पल से नियम को समझा जाए कि नियम किस प्रकार से काम करेगा। तो पहले दिया हुआ है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले बिल्ली दिया हुआ है तो सब्जेक्ट हम लिख लेंगे द कैट। अब कैट जो है वो थर्ड पर्सन का नाउन है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो विल लिख लिया। वाक्य में नहीं है तो नॉट,
क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं तो नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो खाएगी तो ईट। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है चूहे को तो दी रैट, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। अगला एग्जाम्पल देखें तो अगला एग्जाम्पल है हम सब बस से दिल्ली नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हम, वी के लिए किसका प्रयोग करेंगे शैल का। उसके बाद नॉट के लिए नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब क्या है जाना, तो जाने के लिए गो का प्रयोग करेंगे फर्स्ट फॉर्म में, तो फर्स्ट फॉर्म में गो हो गया। और उसके बाद कहाँ जाएंगे, तो गो के बाद जाने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है प्रीपोजिशन के रूप में टू का, तो गो टू दिल्ली। अब किससे जाएंगे भाई, तो बस से, तो बाई बस। अगला एग्जाम्पल देखें तो वह अपने पिताजी के साथ रात का खाना नहीं खाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे विल का, तो ही विल। उसके बाद नहीं के अर्थ में नॉट। और उसके बाद वर्ब क्या है खाएगा तो ईट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट क्या है रात का खाना, ठीक है। तो रात का खाना डिनर होता है। अब थर्ड वर्ड में क्या है अपने पिताजी के साथ दिया हुआ है ना, अपने पिताजी के साथ, तो विद हिज फादर, ठीक है। अगले एग्जाम्पल में चलें। राधा कल विद्यालय में नृत्य नहीं करेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है राधा है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे विल का। और उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब नृत्य करना मीन्स डांस फर्स्ट फॉर्म में, कहाँ करेगी विद्यालय में, तो इन दी स्कूल। अब कल की अंग्रेजी टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखें फिर से वही कंडीशन आ गई 231 रूल। तो 231 रूल क्या कहता है कि पहले सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ गए हैं मैं और वह, देखो मैं और वह, तो मैं की अंग्रेजी क्या होगी आई, वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही। तो रूल 231 लगाएंगे इसमें। तो सबसे पहले क्या मैं, आई फर्स्ट पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है। तो रूल क्या बोलता है पहले सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन है नहीं। थर्ड पर्सन है, हाँ है, तो पहले थर्ड पर्सन लिखेंगे ही। उसके बाद एंड, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई, और उसके बाद विल नॉट, ठीक है। और उसके बाद जाना वर्ब गो टू। अब श्याम के घर, तो श्याम्स हाउस लिख सकते हैं, या टू द हाउस ऑफ श्याम लिख सकते हैं। एपोस्ट्रॉफी इसका क्या मतलब होता है ऑफ, जिसका अर्थ क्या होता है काके की, ठीक है। और कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस एक बार स्ट्रक्चर फिर से देख लें कि पहले क्या होगा सब्जेक्ट होगा उसका, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो चलें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ा जाए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले क्या है WH वर्ड, जैसा कि आपको पता है पहले से। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपको पता है, आपको ये बात भी पता है कि जब भी वाक्य में क्या अगर पहले आएगा तो हम लोग उसकी स्पेलिंग ना लिख करके उसकी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है, क्योंकि ये बात हम हर टेंस में आपको बताते हैं, हर वाक्य में आपको बताते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी वाक्य में क्या अगर पहले आ जाएगा तो हम लोग उसकी स्पेलिंग ना लिख करके उसको उसके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से रहेगी? उसके सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है? माली, द गार्डनर। थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन के लिए विल का प्रयोग करेंगे, तो विल द गार्डनर। और उसके बाद वर्ब आएगी। देखो वर्ब आएगी, वर्ब क्या है? पानी देना, तो वाटर। वाटर एक नाउन भी है, बट अगर हम लोग वाटर को अगर वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो वाटर मीन्स भी होता है पानी देना। तो ठीक है, विल वाटर। अब किसे? पौधों को, तो टू द प्लांट्स। अब कल की अंग्रेजी टुमारो। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की ओर चलें। तो क्या तुम कल अपने कपड़े नहीं साफ़ करोगे? तो क्या है, क्या पहले आ गया तो हम लोग क्या की अंग्रेजी ना लिख करके विल से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग करते हैं हम। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब क्लीन, साफ़ करना, तो वर्ब क्लीन। अब ऑब्जेक्ट क्या है? अपने कपड़े, तो योर क्लॉथ्स। और उसके बाद टुमारो। ठीक है, अगले एग्जाम्पल की ओर चला जाए। तो अगला एग्जाम्पल क्या है? क्या हम सब कल मैदान में क्रिकेट खेलेंगे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्या पहले आया है तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? हम सब है, तो हम सब के लिए वी हो गया फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब में? शैल का। तो शैल, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद उसकी वर्ब, तो खेलेंगे खेलना, वर्ब हो गई। तो प्ले, उसके बाद क्या खेलेंगे? ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट। अब कहाँ खेलेंगे? तो मैदान में, ऑन द फील्ड्स। ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर खेल के अर्थ में अगर में का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे ऑन आता है। ठीक है, ऑन द फील्ड्स। अब कल के लिए टुमारो का प्रयोग करेंगे। और अगर इसके अलावा में का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे इन, जैसे खेत में हम बोल दें। आप देखते होंगे कि किसान खेत में काम कर रहा है या अपना खेत जोतेगा, तो जैसे किसान अपना खेत जोतेगा तो द फार्मर विल प्लाउ हिज फील्ड। ठीक है, तो इस अर्थ में इन का प्रयोग करेंगे में। अब जैसे हम बोल दें किसान कल अपने खेत में बीज बोएगा, तो वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। कैसे? तो द फार्मर हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद बोना का शो होता है, सो द सीड्स इन हिज फील्ड। अपने खेत में ना, तो इन हिज फील्ड। वहाँ में के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो इन का प्रयोग करेंगे। बट अगर खेल के अर्थ में है तो उसी में का अर्थ ऑन हो जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो वह कल कहाँ जाएगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितने, हम आपको पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। हम लोग
टेंस की शुरुआत कर रहे थे तब भी आपको हमने ये बात बताया था। तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद सब्जेक्ट वह ही, अब उसके बाद उसकी वर्ब तो जाना तो गो। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। अगले एग्जाम्पल की ओर चलें। तो अध्यापक कल संस्कृत में क्या पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या बीच में आ गया ना वाक्य के। तो अगर क्या बीच में आ जाता है तो हम लोग उसकी अंग्रेजी क्या लिखते हैं, व्हाट। हम लोग उसकी अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर क्या वाक्य के पहले आ जाए तो हम लोग उसकी अंग्रेजी उसके हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, जैसा कि आप सेंटेंस ये देखे होंगे। क्या तुम कल अपने कपड़े नहीं साफ़ करोगे, देखो पहले विल से शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्या पहले आया है वाक्य में, और यहाँ पे क्या बाद में आया है, वाक्य के बीच में आया है, तो इसलिए इसकी अंग्रेजी हम लोग व्हाट लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब विल द टीचर, क्योंकि अध्यापक जो है वो थर्ड पर्सन है ना, तो विल का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट विल द टीचर। उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाएंगे मीन्स पढ़ाना, तो टीचर टीच। अब संस्कृत में तो इन संस्कृत, इसका एस कैपिटल से होगा क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी प्रॉपर नाउन हो हम लोग उसको हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, ये बात भी आपको पता होगी। ठीक है, प्रॉपर नाउन। और कल की अंग्रेजी टुमारो। तो व्हाट विल द टीचर टीच इन संस्कृत टुमारो। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ा जाए तो वे कल अपनी किताब कैसे बेचेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कैसे, तो हाउ। उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब वे के लिए दे का प्रयोग करेंगे, लेकिन दे के लिए हेल्पिंग वर्ब विल आएगी क्योंकि थर्ड पर्सन है। तो हाउ विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे। अब उसके बाद वर्ब क्या है, बेचना, तो सेल। और उसके बाद अपनी किताब, तो दे के लिए किसका प्रयोग करेंगे, देयर का, तो देयर बुक्स। अब कल की अंग्रेजी टुमारो। ठीक है, तो चलें अगले एग्जाम्पल की ओर। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, हम लोग अपना कार्य क्यों नहीं करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हाई। उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग। तो हम लोग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वी का। तो वी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, शैल का, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए शैल का प्रयोग करेंगे, तो व्हाई शैल। उसके बाद सब्जेक्ट वी, और उसके बाद नहीं शब्द आया है तो नहीं के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। अगर वाक्य में इंट्रो निगेटिव आ गया, ध्यान दीजिएगा, इंट्रो नेगेटिव मीन्स इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी। ये देखो इंट्रोगेटिव तो है, क्यों, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड है, और निगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें नॉट आया है, तो इसको इंट्रो निगेटिव बोलते हैं। तो अगर इस तरह की इंट्रो निगेटिव वाक्य आपको मिल जाएं तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि वहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब क्या है, करना, तो डू। और उसके बाद अपना कार्य, तो वी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अपने के लिए आवर का, तो आवर वर्क। ठीक है, और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। तो हम लोग आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर से एक बार आप लोग
देख लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले WH वर्ड होता है, फिर विल या शैल होता है। विल फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके मीन्स सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, शैल फर्स्ट पर्सन के साथ, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड। तो इसी के साथ लेक्चर की समाप्ति करेंगे। तो आगे भी हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। एक नए सेशन के साथ हम लोग फिर से अब अगले टेंस की ओर चर्चा करेंगे, जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बेस्ड होगा। तो चलिए, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।